और निश्चित संस्कारवान होगी तो ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे अपने शिक्षा का स्तर गिरे। सर, मेरा सवाल आपसे भी था कि स्कूलों में, जैसे सर ने बताया, सर का अपनी सोच है, लेकिन स्कूल में कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जो स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़े हैं, बालिकाएं जो पढ़ रही है, उनके साथ भी टीचर की तरफ से कई तरह के दुर्व्यवहार, मॉलेस्ट की घटनाएं हमारे सामने आई हैं। विभाग की तरफ से आपको लगता है कोई कार्रवाई होती है क्या? इस तरह की घटनाएं लगता नहीं है गुरु का सम्मान कहीं ना कहीं गिरा रही है? अपवाद स्वरूप तो कई बातें आती है। पूर्व में भी गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध था पिता पुत्र के रूप में रहा। अब वर्तमान में थोड़ा ऐसा हो गया है कि शिक्षकों की गरिमा थोड़ी कम हो गई है, तो उसके लिए सरकार और शिक्षक वर्ग दोनों ही दोषी है। लेकिन अब इन दिनों में जो है सरकार ने भी एक्शन लेना चालू किया है। अभी 2-3 केस हुए हैं जालोर में, इनमें जिनको सस्पेंड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाकी गुरु का तो आदरणीय जो सम्मान है, अगर बच्चे को अपन ढंग से पढ़ाएंगे और अच्छा वो देंगे तो रिजल्ट तो बच्चे तो आपका सम्मान करेंगे। और रही बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है गरिमा की बात, तो धीरे धीरे जैसा भाई साहब ने कहा, सतीश जी ने, कि हमारी शिक्षा पद्धति में भी बदलाव आ गया। आज टीचर जो है आधा समय तो पोषाहार में, जनगणना में, इनमें लग रहा है, पढ़ाई तो कराता ही कहाँ है। आज विद्यालय में स्टाफ नहीं है, 2-2 टीचरों पर पूरा 10th और सीनियर का आपने स्टाफ दे रखा है। 2 टीचर संभालते हैं 10th को, उनका भी आधे समय तो पोषाहार में जा रहा है, पुस्तक वितरण में जा रहा है, ड्रेस वितरण में जा रहा है, लिखा पढ़ी में जा रहा है। इतनी डाके बनाते हैं तो पढ़ाई का समय ही नहीं मिला बच्चों को। तो थोड़ा शिक्षा पद्धति का भी दोष है, स्टाफ की भी कमी है। बाकी गुरु का तो आदरणीय सम्मान शुरू से रहा है। गुरुकुल परंपरा हमारी भारत में रही है, अपने चाणक्य जैसे गुरु रहे हैं वो परंपरा, लेकिन अब थोड़ा गिरावट तो आई है। सर, जैसे सर बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा बर्डन टीचिंग करने के अलावा बहुत सारे और काम कर रहे हैं। आपको राज्य स्तर पे भी पुरस्कार मिला, आप राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कृत हुए, तो उस वक्त और आज के टाइम में कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? समय परिवर्तनशील है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता अभिभावकों में ज़्यादा है, और अभिभावक विशेषकर जितने भी निजी विद्यालय हैं उनमें अच्छी शिक्षा का स्थान मान करके वहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं। हम ये चाहते हैं सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा, मेरे समय जब मैं सम्मानित हुआ था 2006 में, तो हमारे यहाँ पर बच्चों की बड़ी भीड़ हुआ करती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी सरकारी विद्यालयों में इतना प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से इतना बर्डन दे रखा है कि शिक्षक अपनी जो पढ़ाने का जो प्रक्रिया है उसकी, वो धीरे धीरे उससे थोड़ा दूर हो रहा है। दूर इसलिए हो रहा है कि उसके ऊपर से ऐसे आदेश आते हैं कि इसे काम आपको अभी करना है, वरना तो आपको नोटिस मिल जाएगा। तो अपनी ड्यूटी, जो अपना कर्तव्य है, जो शिक्षक जिस काम के लिए स्कूल में प्रवेश करता है, सुबह से लेकर के शाम तक अपना जो काम है उसको करना चाहिए। उससे थोड़ी उसकी दूरी है। फिर भी जो हमारे जैसे शिक्षक हैं, अवार्डी शिक्षक हैं, तो कमोबेश अपना ये ध्यान रखते हैं कि अपनी बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो, उनमें अच्छे संस्कार दिए जाएं। जब से स्कूल में बच्चा प्रवेश लेता है, जब तक स्कूल में रुकता है आज 6 घंटे, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उनमें अच्छे गुण विकसित किए जाएं। ये समय समय पर इस बात का आप ध्यान रखते हैं। और जैसा कि मेरे समय में मेरे को पुरस्कार मिला था, उस समय मेरे जो निजी गांव जिसमें मेरे पोस्टिंग हुआ था उसमें 90% व्यक्ति शराब के आदी थे। मैंने एक मुहिम चलाई थी उस समय, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे गांव को मैंने नशा मुक्त कर दिया था। मेरे विभाग के अधिकारी ने, जब तो उनके पास में खबर पहुंची कि इस गांव के इतने आदमी एक साथ कितने नशा मुक्त हो गए, तो उसके लिए मेरे को सम्मान भी दिया गया, बुलाया भी गया, इसके बारे में पूछा भी गया कि आपने कौन सी ऐसी इनको दवा दी है जिन्होंने अपनी ये नशा मुक्ति का इन्होंने अपना प्रण लिया है, इसको निभाया है। ये काम मेरा अभी भी चल रहा है। अभी जिस गाँव में पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी यही चल रहा है। मैं नशा मुक्ति की तरफ विशेष ध्यान देता हूँ, और वृक्षारोपण, ये 2 काम मेरे विशेष है। और वर्तमान में मेरा सुबह प्रातःकाल योग से मेरी कक्षा चालू होती है। संस्कृत शिक्षा विभाग में मेरा विद्यालय ये ऐसा है जहाँ पर आधा घंटा नियमित योग करवाया मेरे द्वारा करवाया जाता है। और मेरे बच्चे संस्कारवान हैं, और जैसा हम उनको संस्कार देंगे वैसा संस्कार उनमें फलीभूत होगा, उनके घर तक उनके जाएगा, उनके माता पिता भी उससे खुश होंगे। मैं एक्चुअली यही जानना चाह रही थी सर कि जब आपको पुरस्कृत किया गया था तब उस वक्त भी क्या, जिस तरह से आज टीचर्स को इतने टीचिंग के अलावा बहुत सारे काम दिए गए हैं, उस वक्त भी इसी तरह की जिम्मेदारियां थी या कुछ कम? उस समय इतनी सरकार की तरफ से हमारे पर कोई विशेष बंदिशें नहीं थी, क्योंकि मेरा संस्कृत विद्यालय जो है उसमें
जनरल शिक्षा विभाग वालों के पास में ज़्यादा काम होता था। हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग के पास में ये अन्य योजनाओं का काम कम रहता है, तो हमें बड़ा अच्छा आनंद मिलता था, समय भी खूब मिलता था बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब धीरे धीरे क्या है कि सभी जगह समानता हो गई है, जितने साला दर्पण का काम, ये जितनी भी डाक वगैरह है उनका काम, सब उतनी परेशानी अब सबके पास उतनी बराबर है। तो अब मेरे समय में जो अवार्ड मिला था उसमें अब थोड़ा अंतर आ रहा है, ये चक्कर है। सर मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपको जब सम्मानित किया गया था तो सम्मान मिल रहा है तो कुछ ना कुछ आपने इस तरह के काम किए होते स्कूल में जिनकी वजह से आपको सम्मानित किया गया, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। बिल्कुल। 2007 में मुझे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ। 2003 में सत्यनारायण जी गौतम हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे, उनकी प्रेरणा से पूरे जमुआ रामगढ़ क्षेत्र की बालिका नामांकन को बहुत अत्यधिक बढ़ावा दिया गया और जो ड्रॉप्ट आउट बच्चे थे, करीबन 3000 बच्चे ड्रॉप्ट आउट थे, उन सबको शिक्षा से जोड़ा गया और लगभग 7000 बालिकाएं नव प्रवेशित जो विद्यालयों में की गई बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण से, और अच्छा रिजल्ट, परिणाम और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि, राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग 2007 में मेरे को इस कारण से जो है वो पुरस्कार मिला। और उस समय पहले मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि पुरस्कार मिलेगा, लेकिन 2007 में जब पुरस्कार मिला, कम से कम हमारे क्षेत्र से 150 पौने 200 व्यक्ति बिरला ऑडिटोरियम में आए और बहुत प्रसन्नता के साथ हमने उस सम्मान को ग्रहण किया। सर ड्रॉप आउट की सर बात कर रहे थे, प्रवेशोत्सव हमें हर साल चलाना पड़ता है, ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं, वजह क्या है, क्यों हर बार हमें ये उत्सव की जरूरत पड़ती है, इसके बिना काम नहीं चल सकता? अच्छा प्रश्न है। ड्रॉप आउट की हालांकि पहले के मुकाबले में बहुत कमी आई है। इसमें विद्यालय इतना दोषी नहीं है जितने कि पेरेंट्स हैं, उनकी मजबूरी समझें या वो इतना शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। वो अपने घर के काम को, या जैसे अमन जो सरकारी विद्यालयों में जो बैकवर्ड के या जो लेबर क्लास के बच्चे जो वो पढ़ने आते हैं, और ऐसी स्थिति में उस पढ़ाई का महत्व या महत्ता नहीं, जागरूकता पेरेंट्स की होने की वजह से वो कई बार एक छोटे से बहाने या छोटे से कारण की वजह से ही स्कूल से संपर्क उनका होता नहीं है, आते नहीं है और वो बच्चे को रोक लेते हैं। दूसरा कारण विद्यालय भी है। विद्यालय में अगर अच्छा वातावरण हो, रोचक वातावरण हो और एक मन लगने वाला, जिससे कि उसका रुझान हो जाए बच्चे का, और उस रुझान के कारण से बच्चा खुद लालायित हो स्कूल जाने के लिए कि अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मैं इनसे वंचित रह जाऊंगा, ये इस तरह का जो है मेरे साथी हैं, मेरे ज्ञान है, इस तरह का ये रुचिकर जो एक होना विद्यालय का वातावरण, ये बच्चे के ड्रॉप आउट में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। बात आपने जो प्रश्न किया वो ये है कि ड्रॉप आउट की समस्या शुरू से रही है, ये नई बात नहीं है। और विशेषकर बालिकाओं में जो एक भ्रांति बनी हुई थी, अब तो खैर काफ़ी सुधार हुआ है कि बच्चियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाए, उनको जो है कि गृहिणी बनना है, और ऐसी स्थिति में पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते थे। लेकिन अब जागरूकता आई है तो वो जो बालिकाओं का जो ड्रॉप आउट था उसमें कमी आई है। लेकिन फिर भी जो है स्कूल अगर चाहे और वो अगर वहाँ का स्टाफ, टीचर से अगर अच्छे प्रयास करें तो ये ड्रॉप आउट के ऊपर काफ़ी नियंत्रण किया जा सकता है। सर ने कहा कि रुचिकर होनी चाहिए शिक्षा, वातावरण स्कूल का ऐसा हो कि जहाँ पर बच्चा आए, छोड़ने की बात ना करे कि हम स्कूल नहीं जाना, ये चीज़ें ना हो। वो क्या हमारे सरकारी स्कूलों में उस तरह की सुविधाएं अभी बच्चों को मिल पा रही? बिल्कुल सही है। सरकार और हर गार्जियन ये चाहता है कि मेरा इस बच्चे जो है ऐसे स्कूल में जाए जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं उसको उपलब्ध हों जी। आवागमन के साधन सुलभ हो, वहाँ का डेकोरम अच्छा हो, पढ़ाने के टीचिंग एड वगैरह सब वहाँ पर उपलब्ध हों, ये एक गार्जियन की अपेक्षा रहती है। मगर विभाग ने हमारे इस तौर पर काफ़ी प्रगति की है जी। इंग्लिश मीडियम भी स्कूल खोल रही हैं, साथ ही टीचिंग एड हर स्कूल में मुहैया करवा रही हैं,
और स्कूल का जो रखरखाव है, बिल्डिंग का रखरखाव है, फर्नीचर की व्यवस्था जो है वो विभाग की तरफ से पूर्ण रूप से की जा रही है। तो लोगों का जो रुझान है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा अब सरकारी स्कूल की ओर भी अग्रसर हो रहा है। ये एक प्रशंसनीय कदम है, अच्छी बात है। साथ ही जो अध्यापक का एक टीचिंग का जो मेथड है वो भी एक प्रेरणास्पद रहा है और ऐसा माना जाता है कि शिक्षा के अंदर जितना व्यक्ति चाहता है उसके मनोभाव के अनुकूल उसको आगे से आगे प्रगति करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को ही आगे आना पड़ता है। शिक्षक ही एक, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में बताया, कि एक दर्पण होता है, उसको अपना त्याग प्रदर्शित करना चाहिए। मैं मेरी बात करूं तो मैं रिटायर होने के पश्चात भी मैंने जो है 2015 में पुरस्कृत फोरम के साथ काम करते हुए मैंने LLB में नियमित रूप से एडमिशन लिया, वकालत की मैंने परीक्षा पास की। उसके पश्चात मैं आज न्यायालय में जो है कार्यरत हूँ, मतलब आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। और आपको पुरस्कृत जब किया गया था तो उसके पीछे उसका थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा शुरू से दृष्टिकोण ये रहा है कि बच्चा एक भगवान का रूप होता है और उसकी आत्मा आपके साथ में बच्चे की, आपकी और समाज की एक अपेक्षा जुड़ी हुई रहती है। अगर आपने बच्चे के लिए त्याग किया है तो आपको अपने स्वयं के बच्चों के लिए त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि बच्चा भी जब पढ़ेगा, आगे प्रगति जब करेगा तो उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा, उनके पेरेंट्स से भी आशीर्वाद निकलेगा, समाज से भी आपको बहुत कुछ जो है अपेक्षा से अधिक सम्मान प्राप्त होगा। इस भावना को लेकर के और हमने बच्चों के साथ में पूर्ण रूप से त्याग से एक, यानी कि जिसे कहना चाहिए कि अपने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जितना त्याग बच्चों के लिए समर्पित किया जा सकता है उतना करना चाहिए और हम लोगों ने किया है। आप सब एक छोटे से ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116623401 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और हम बात कर रहे थे, हमारे साथ हैं यहाँ पर पुरस्कृत शिक्षक संतोष जी। मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी सर, जैसे बता रहे थे इंग्लिश मीडियम स्कूल सरने खोले, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को टीचर्स ही नहीं मिल पा रहे। हालत सबको पता है, पिछले दिनों कई स्कूलों में धरने प्रदर्शन भी हुए, टीचर्स और पेरेंट्स भी लगातार ये मांग कर रहे थे कि ऑप्शन दिया जाए। एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि इंग्लिश मीडियम कक्षा 5 तक खोलते, नया रिक्रूटमेंट करते, नए विद्यालय खोलते। अब इन्होंने हड़बड़ाहट में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, नए स्टाफ मिल पा रहा है, नए बच्चे। आज 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को अपन डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में करें, हिंदी मीडियम में, तो वो संभव नहीं है कि वो गेन कर पाए। जी, मुझे 2003 में सम्मान मिला। 96 में मैं चीथवाड़ी वरिष्ठ उपाध्याय में सीनियर टीचर बन के गया। वहां एक योजना थी, अपना गांव अपना काम। 1 लाख रुपए जमा कराओ और 5 लाख रुपए पाओ। और मैंने 5 साल वहां पढ़ाया, 5 साल मैंने मेरिट दी, 5 साल तक मेरी मेरिट आई है चीथवाड़ी में। 2-2, 3-3 मेरिट हर साल दी। एक एक घर में जाके हमने 100-100 रुपए इकट्ठे किए, 1 लाख इकट्ठा किया, 5 लाख, उसको 1 लाख को जमा करा के 5 लाख रुपए प्राप्त किए। आज कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, आज चीथवाड़ी में शास्त्री कॉलेज है। उस समय जब मैं 1.5 किलोमीटर पैदल जाता था तो जहां जीप छोड़ती थी वहां से स्कूल तक कम से कम 200-300 बच्चे ये रास्ते में चरण छूते हुए, ऐसे इतना टीचर का सम्मान था। अभी मैं कुछ दिन पहले गया तो कोई नमस्कार ही नहीं कर रहा। गिरावट तो शिक्षा में आई है, इसका बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे बड़ा फील हुआ कि अपन जब जाते थे चीथवाड़ी मोड़ से स्कूल तक
तो मुझे 1 घंटा लग जाता था जो 20 मिनट का रास्ता था। गुरुजी थे चा चावड़ी पियो, गुरुजी थे बैठो थे गुरु। इसका कारण था कि जैसा ओम जी भाई साहब ने बताया कि पढ़ाएंगे अगर अपन अच्छा, मेरी भी एक मान्यता है कि अगर हम दूसरों के बच्चों का भविष्य बिगाड़ेंगे तो अपने बच्चों का भविष्य भी बिगड़ेगा। आज अगर अपन मूल्यांकन करें अध्यापक के बच्चों का और एक रजिस्टर बना के देखें तो अधिकांश अध्यापक के बच्चे जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, आरएएस, आईएएस नहीं होते हैं। कारण कि मेरे जुम्मे उस समय 111 बच्चे थे साइंस में, चीथवाड़ी में 111 बच्चों की मैं क्लास लेता था और मेरे 3 बच्चे थे। अगर उन्हें 111 बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा तो मेरे बच्चों का भी भगवान भला नहीं करेगा, क्योंकि जैसा भाई साहब ने बताया कि बच्चे जो है वो भगवान का रूप है, जिनके निमित्त हम खा रहे हैं, जिनके निमित्त हमारा जीवनोपार्जन हो रहा है, उनको पढ़ाना तो पड़ेगा। और उसकी उपलब्धि मिली। मेरे 2 बेटे डॉक्टर हैं, बेटी IIT करके पास हो गई है। तो बच्चों का ही प्रतिफल है, अगर हम दूसरों के बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों का भी फल मिलेगा। सर, आपको पुरस्कृत जब किया गया था उसके बारे में भी जैसे बाकी लोगों ने 2003 में पुरस्कार दिया। 96 में मैं चीथवाड़ी गया, वहां 5 साल मेरिट दी। 111 बच्चे थे एक क्लास में और उनको धारा प्रवाह पढ़ाते थे। 8-8 पीरियड आते थे। हमारे वहां लेक्चरर नहीं था, सीनियर टीचर था मैं साइंस का। फिर हमने एक गांव घर से 100 रुपए इकट्ठे करके 1 लाख रुपए जमा किया। 5 लाख उसका मिला, बिल्डिंग बनाई चीथवाड़ी की। और जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो गांव के कम से कम 5-7 जीप कटारे का घेराव करके, शिक्षा मंत्री का घेराव करके वो वापस भेजो, हमारे ये अध्यापक रहेंगे। और उसी समय मुझे इसी काम के लिए पुरस्कार दिया गया। ये घटनाएं कई और भी स्कूल में देखने में आती है कि जब टीचर का ट्रांसफर हुआ है, कई जगह टीचर्स को वाकई में बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, तो बच्चे घेराव करते हैं, जाने नहीं देते, पेरेंट्स नहीं चाहते कि उस टीचर का ट्रांसफर वहां से हो। लेकिन कई जगह हालात अपोजिट भी होते हैं, हम तालाबंदी भी हो रही है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। वो समस्या ये कैसे दूर होगी? तालाबंदी वाली जो स्थिति आ जाती है स्कूलों के अंदर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए? तालाबंदी के कुछ कारण हैं। कुछ तो ऐसे शिक्षक भी ऐसे होते हैं जो वो बच्चे चूंकि इतने समझते नहीं है, वो इतने अपने आप को परिपक्व स्थिति में नहीं होते हैं, और वो अपरिपक्वता होने के कारण से कुछ समाज के लोग यानी उस ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने स्वार्थतावश, या शिक्षकों में ही कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो अपनी स्वार्थतावश उन बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं, उनको तैयार कर देते हैं उस चीज के लिए, और वो बच्चे जो है ना समझ होते हुए वो तालाबंदी के में सम्मिलित हो जाते हैं। और इस कारण से भी एक जिसे क्या कहा जाए कि एक बच्चों को टूल के रूप में इस्तेमाल करके, और ये भी घटनाएं होती रही हैं। रही बात जो वास्तव में तालाबंदी की स्थिति है, वो मुख्य रूप से जो सामने आए हैं, एक तो ये आए हैं कि वहाँ टीचर नहीं होते हैं, जिसमें जो गार्जियंस हैं यानी पेरेंट्स हैं, वो ग्रामीण के जो इस विद्यालय में शिक्षा का महत्व समझते हैं, और निश्चित रूप से ये वो मानते हैं कि शिक्षक होने चाहिए, पोस्ट है, और बच्चे जो है स्कूल जाते हैं और बिना टीचर के नहीं होने से वो वापस घर आते हैं। उस सब्जेक्ट के नए टीचर नहीं होने से उनका रिजल्ट भी खराब होगा निश्चित रूप से। इस कारण से तालाबंदी का मुख्य कारण है। दूसरा, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो वास्तव में समर्पित भाव से विद्यालय में काम करते हैं, और उनका इतना बच्चों से अटैचमेंट एक नेचुरल हो जाता है कि बच्चे उन शिक्षकों को एक अपना क्या कहा जाए कि अगर भगवान का रूप भी कहा जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सच है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। पेरेंट्स जो बात कहें वो बच्चे उसको ज्यादा वरीयता भी नहीं देते हैं, महत्ता भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर टीचर कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए, चाहे उसने गलत ही बताया हो, लेकिन बच्चे को ये है कि नहीं, इन्होंने टीचर ने सही बताया है, मेरे पेरेंट्स ने जो है गलत बताया। तो इस तरह की जो विश्वास और आस्था है टीचर के प्रति, ये एक हमारी परंपरा है, एक चली आ रही है पीढ़ियों दर पीढ़ी। और ये तो अपना तो बड़ा ऋषियों का प्राचीन जो है इसी तरह की शिक्षा रही है, और गुरु का महत्व बहुत अधिक रहा है। रही बात शिक्षक दिवस की हम कर रहे हैं,
वास्तव में शिक्षक दिवस एक सभी शिक्षकों के लिए एक ये याद करने का दिवस होता है कि हम बच्चों के लिए अपना जो कर्तव्य है, अपना जो शिक्षकत्व है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो एक हमारा जो होना चाहिए, एक रोल होना चाहिए, वो हम निभा पा रहे हैं नहीं। और समाज भी जो है ये इस शिक्षक दिवस के दिन एक जो शिक्षकों का सम्मान करते हैं, हालांकि ये वो जो भावना पूर्व में हुआ करती थी उसमें निश्चित रूप से गिरावट आई है, ये दिखने को लगा। क्योंकि जब हमें शिक्षक सम्मान मिलता था उस समय बड़े अच्छे रूप में सम्मानित किया जाता था और राज्यपाल पुरस्कार कहलाता है जो राज्य स्तर का है, और उसमें राज्यपाल जी ही पुरस्कार देते थे। लेकिन अब जो है नाम तो राज्यपाल पुरस्कार कहलाता है, लेकिन उसमें राज्यपाल जी जो है वो आते ही नहीं है, उनके हाथ से वो सम्मान मिलता ही नहीं है। पहले राज्यपाल जी अपने राजभवन में शिक्षकों को, सम्मानित शिक्षकों को बुलाया करते थे राजभवन में, और वहां पर वो बैठ के बात करते थे और टी पार्टी, अल्पाहार भी दिया करते थे। लेकिन वो अब वो सारी एक औपचारिकता मात्र रह गई है। तो ये एक जो शिक्षक सम्मान में जो गिरावट आई है, इसमें विभाग, सरकार, समाज और शिक्षक, ये सभी जो है थोड़े थोड़े इसमें कारण है। आपकी बात में सर कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा जो थी वो नजर आ रही थी। बहुत सारी घोषणाएं सरकार ने और भी की है पुरस्कृत शिक्षकों के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार ने बहुत सारी जो घोषणाएं की थी उनका क्या हुआ? वो वाकई में इम्प्लीमेंट हो पाई है, धरातल पर आ पाई है, या अभी भी सिर्फ घोषणाएं है? विभाग ये मान के चलता है कि शिक्षकों के अंदर विशेष जो श्रेणी आती है वो पुरस्कृत शिक्षकों की होती है, भले ही वो राज्य स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों। उनके लिए विकास के लिए और उसके जो व्यवस्थाएं होती हैं वो विभाग की समान रूप से होती हैं। स्थानांतरण नीति के अंदर विभाग का था कि इनको प्रायोरिटी दी जाए, जहां भी 3 स्थानों में से रिक्त हो उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। ये काफी समय तक चला और वर्तमान में भी ये चल रहा है, मगर कई बार जो है इसको अनदेखा सा कर दिया जाता है, जिससे शिक्षक में थोड़ी हताशा होती है और उन नियमों का ये हवाला देते हैं कि साहब हमें इस प्रकार की जो है ये नियम बताए गए थे कि जो भी पुरस्कृत शिक्षक होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के हों, उनका स्थानांतरण किया जाएगा यदि वो पद वहां पर रिक्त हैं तो। नंबर 2, उनके लिए आवास की एक भूखंड की व्यवस्था थी, वो सरकार ने उपलब्ध करवाई है। वर्तमान में आवासन मंडल की तरफ से जो भूखंड थे या बने हुए जो मकान थे उनको आवंटित करने वाली भी एक योजना थी सरकार की। हम लोगों ने उसमें आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई लंबित है। हम समझते हैं कि ये कार्य हमारा जो है वो पूर्ण होगा, ऐसी हमारी सरकार से अपेक्षा है। पुरस्कृत फोरम के जो महासचिव रामेश्वर प्रसाद जी हैं, इनका प्रयास सतत रहता है और इन्होंने 3 ही मांगे रखी थी कि स्थानांतरण नीति जो पहले बनाई गई थी, 3 स्थानों में से 1 स्थान पर इनका ट्रांसफर किया जाए भूखंड के लिए, और तीसरा इनका यह था कि भाई इनको जो है या तो 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाए और या सेवा वृद्धि का इनको लाभ दिया जाए। इस प्रकार की मांगे भाई साहब ने कई बार रखी हैं। सरकार, मैं समझता हूँ, इस पर कई बार सोचने के बाद विचार करेगी और हमको लाभान्वित करेंगे। सर, डीओ ऑफिस में अगर हम बात करें, शिक्षा संकुल की मैं बात करूं या शिक्षा विभाग के जो ऑफिसेज है, अधिकारियों के नाम पूरे पट्टी पे लिखे रहते हैं, लेकिन पुरस्कृत शिक्षकों का नाम भी मुझे लगता है आना चाहिए। इस संबंध में कोई घोषणा की गई थी, उसका क्या हुआ? सभी कार्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी जितने भी कार्यालय हैं वहां पर बिल्कुल सभी पुरस्कृत शिक्षकों के वर्षवार नाम अंकित करने की घोषणा है, और अपने जयपुर में भी पुरस्कृत शिक्षकों का बोर्ड लगा हुआ है। वो विशेष रूप से एलिमेंट्री और सेकेंडरी में इस बोर्ड को लगाया है। सब पुरस्कृत शिक्षकों के नाम है और उनका वर्ष लिखा हुआ है, कौन से वर्ष में उसको पुरस्कृत किया गया है। जाते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं तो हमको सम्मान भी मिलता है, बात भी करते हैं अधिकारी उस हिसाब से ही, और सभी ऑफिसों में इस प्रकार के बोर्ड लगाए हैं। और स्कूल्स में क्या स्थिति है सर? स्कूल में जो हमारी समितियां हैं, SDMC की समिति है, SMC समिति है, उसके अंदर पुरस्कृत शिक्षक का सदस्य के रूप में नाम मनोनीत है,
और जितने भी आसपास के विद्यालय है उसमें भी उन शिक्षकों को ले सकते हैं। इस प्रकार का नियम बना हुआ है। अभी हम लोग ट्रांसफर्स की भी बात कर रहे थे कि पुरस्कृत शिक्षकों को भी जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं अभी लगातार, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने मांग भी की थी और सरकार ने उसके लिए भी बोला। अभी जो ट्रांसफर्स की स्थिति चल रही है, क्यों टीचर्स को सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्यों ट्रांसफर की जो पॉलिसी अभी तक तो बनी नहीं पाई है? 27 साल से तो लगातार भैरव सिंह जी के टाइम से शुरू हुआ था और आज तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन पाई। थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर्स नहीं हो रहे सर। स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक नीति अशोक संपत राम जी थे, उस समय ऑर्डर जारी किए गए थे और स्पष्ट ऑर्डर थे कि पुरस्कृत शिक्षकों को 3 निश्चित जगह उनका ट्रांसफर किया जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि उस घोषणा का लाभ मेरे को मिला था 2014 में। उसके आधार पर मैंने 3 जगह मांगी थी, वहाँ पर मेरा स्थानांतरण हुआ था। और पता नहीं उसके बाद में जो सरकारें, मैं सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सरकारों के द्वारा ये सोच रही है कि शिक्षकों का स्थानांतरण जो जनरल शिक्षकों का किया जाता है उनके साथ में जो लिस्ट तैयार होती है, या तो हो सकता है कि वहाँ का जो स्टाफ होता है या उनके पास वैसी सूची नहीं होती है, तो या तो गलती से उन पुरस्कृत शिक्षकों का नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाता है। मैं सरकार से ये चाहूँगा कि इस बात का जो विभाग के द्वारा जो संस्थापन रिकॉर्ड जो होता है उसमें इस प्रकार की सूचना होनी चाहिए कि शिक्षक जो अवार्डी है उसका नाम विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और उसका स्थानांतरण करते समय विशेष ध्यान रख करके उसका जो स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन आया है उस आवेदन के आधार पर उसका आवेदन जहाँ के लिए है वहाँ उसका स्थानांतरण होना चाहिए। कुछ वर्षों से ये दो तीन या 4 साल से करीब ये हो रहा है कि हमारी जो शिक्षकों को अवार्डी शिक्षकों को मैं पीके गोयल साहब के सामने मैंने उनको बताया भी था, एसीएस मैंने कहा हमारे को अपने विद्यालय से स्थानांतरण बिना इच्छा के कर दिया जा रहा है और अब जब हमारा स्थानांतरण होता है तो हमारी एक विशेष योग्यता होने की वजह से, एक विशेष स्थान होने की वजह से उस गांव में उस विद्यालय में हमारी छवि होती है। जब हमारा स्थानांतरण होता है तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। ये पीड़ा आपने हमारे महासचिव जी के अगुवाई में हमारे शिक्षा मंत्री जी पूर्व डोटासरा जी हैं, उनसे पूर्व देवरानी जी हैं, सबको बताई है। कल भी हमारा जो शिष्टमंडल हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी से मिला था, उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है भविष्य में इस प्रकार के जो स्थानांतरण होंगे उसमें पुरस्कृत शिक्षकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये समस्या हमारी महासचिव जी के प्रयास से दूर होने जा रही है। सर ने तो पुरस्कृत शिक्षकों की बात की, बट मैं एक आम शिक्षक की मैं बात करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया ट्रांसफर्स, बाकी टीचर्स के ट्रांसफर्स हो रहे हैं लेकिन ग्रेड 3 के जो टीचर्स हैं उनके ट्रांसफर्स ही नहीं हो रहे, लगातार मांगी जा रही है इस चीज़ को लेकर के। आप क्या कहेंगे? आप, मुझे लगता है आप बहुत खुल के इस बारे में बात कर सकते हैं, बाकी तो फिर भी जी। 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र सरकार इसलिए करने से कतराती है, बचती हैं कि संख्या ज़्यादा है और संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ में कुछ राजनीतिक भी ऐसे दबाव हैं जिस कारण से भी उस राजनीतिक प्रेशर के कारण से वो ये समझते हैं कि अगर इन शिक्षकों के हमने स्थानांतरण किए तो वो कईयों के गलत भी होंगे और वो अपना जैसा भी है राजनीतिक जो भी उनके हैं, जहां उनके संपर्क हैं, उनका वो इस्तेमाल भी करते हैं और इस्तेमाल करके वो ये बड़ा लंबा चलता है और इस लंबे चलने के कारण से जो है वो बचना चाह रहे हैं। दूसरे कुछ इस तरह के जो ट्राइबल एरियाज में जहाँ शिक्षक कार्यरत हैं वहाँ पाबंदी लगी हुई है, वहाँ तो लगभग 15 वर्ष हो गए अभी तक उनको स्थानांतरण जहाँ है वहीं एसजीटीजी चल रहे हैं, उनकी खुली नहीं। अब वो एक मान लीजिए कोई एक जयपुर का शिक्षक है, निवासी यहाँ का है और वो ट्राइबल एरिया जो जिले में वहाँ कार्यरत है, तो वो गत 14-15 साल से वहीं है, वो अपने परिवार से इनसे दूर है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये उनकी पीड़ा है और वो उसका प्रभाव उसके विद्यालय के शिक्षण में ही पड़ता है। ये समझें कि अगर किसी टीचर को अपना इच्छित विद्यालय, इच्छित स्थान मिल जाता है तो वो बड़ा मन लगा के काम करता है, और अगर उसको ऐसी दूरस्थ जगह पर उसका स्थानांतरण हो जाता है या वो कार्यरत है तो वो वहाँ मन लगा के काम नहीं करता है और वो यही प्रयास करता है कैसे न कैसे जोड़ तोड़ से
मैं आऊं। और इसका प्रभाव इसलिए सरकार को चाहिए, विभाग को चाहिए कि इसके जो 3rd ग्रेड के टीचर्स हैं उनको भी उसी तरह से जो है उनके भी ट्रांसफर, जो पहले ऐसा ही हुआ करता था, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि 3rd ग्रेड के ये कैटेगरी एक साथ सारे, चाहे वो प्रिंसिपल के हों चाहे लेक्चरर हों, 2nd ग्रेड के 3rd ग्रेड एक साथ होता था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अब है सो ये भेदभाव करके इसको और समस्या को जटिल बना दिया है। और इस कारण से इसका सीधा प्रभाव, अगर मैं सीधे रूप से स्पष्ट कह रहा हूं, कि विद्यालयों के शिक्षण में, बच्चों की पढ़ाई में पड़ रहा है। सर समाधान क्या है इस चीज का, जो समस्या फेस कर रहे हैं टीचर्स अभी? सबसे बड़ा समाधान यही है कि सरकार इनकी एक नीति को निर्धारण करते हुए एक इनकी सूचीबद्ध किया जाए कि इतने सालों के बाद अगर अध्यापक यहाँ रहता है और ट्रांसफर के लिए अगर आवेदन करता है तो उसकी एक निर्धारित जो है सत्र वाइज उनकी एक सूची तैयार की जाए और उसी के अनुकूल उनका ट्रांसफ़र किया जाए। तो ट्रांसफ़र की जो एक भाग दौड़ रहती है जगह जगह जा कर के, और जो विभाग के अंदर जा कर के या मंत्री महोदय के पास जा कर के और जरिए से अगर ट्रांसफ़र कराने के अगर प्रक्रिया को अगर वो मुहैया करवाना चाहता है तो उससे उसको निजात मिलेगी। एक अध्यापक इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएगा कि मुझे इस विद्यालय के अंदर रहते हुए अगर 5 साल हो गए हैं तो अब मेरा स्थानांतरण होना चाहिए। ये सरकार निश्चित करें, विभाग निश्चित करें कि उनका जो प्रमोशन से पहले है या प्रमोशन के बाद में है, जैसी भी स्थिति हो वो उनके अनुकूल होनी चाहिए। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपसे और बातचीत करूंगी, तो आप भी बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और हम बात कर रहे थे शिक्षक जगत से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर। विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए टीचर हैं। हर साल शिक्षक सम्मान समारोह होता है, लेकिन उसमें संस्कृत के शिक्षक नहीं होते। आपने अच्छा प्रश्न किया। ये इसमें हमारे संस्कृत शिक्षकों की पीड़ा भी है। विगत 2 साल जो कोरोना काल में जो सम्मान जो हुआ, उस समय हमने तो ये तसल्ली कर ली थी, हो सकता है कि कोरोना काल में हमारे शिक्षक भाई, संस्कृत शिक्षक भाइयों का नंबर नहीं आया, लेकिन 2021 और 2022 ये 2 साल ऐसे निकल रहे हैं, इसमें हमारे एक भी संस्कृत शिक्षकों को इस पुरस्कार जो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। ये पीड़ा है, और ये पीड़ा चूंकि हमारे जो शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, और इस लगन के साथ में किया है कि एक दिन ऐसा आएगा हमारा भी सम्मान हमें मिलेगा, और उन लोगों ने भी अपना प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो साला दर्पण के ऊपर जो पोर्टल डाला हुआ है, तो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो हमारे डायरेक्टर महोदय, संस्कृत शिक्षा निदेशालय से हमारा संचालन होता है, वहाँ कोई इश्यू ऐसा था कि हमारे पोर्टल के ऊपर राज्य पुरस्कार के लिए जो फाइल अप्लाई करने का जो ऑप्शन था वो खुल नहीं रहा था। अंतिम तारीख जो 17 तारीख जो थी वो जा चुकी थी। डायरेक्टर साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि आगे के लिए हम ऐसा ध्यान रखेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सम्मान हम संस्कृत शिक्षक जो हमारे बंधु हैं उनको भी इस समारोह में बुला करके ये सम्मान मिले, तो हमारी संस्कृत शिक्षा की जो शिक्षण संस्थानें हैं तो उनमें भी उनका अच्छा सहयोग रहेगा। वरना धीरे धीरे इस प्रकार से यदि 2-3 साल तो निकल गए, वो मायूस हो जाएंगे, अपना जो वर्किंग जो है उनकी पावर कम हो जाएगी। लेकिन मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि अपनी योग्यताओं को उसी प्रकार से बनाए रखें। हालांकि सरकार के सामने ये बात पहुंच चुकी है। हमारी प्रतिनिधि मंडल जो अभी कल मिलके आया था हमारे पुरस्कृत शिक्षकों का, उनके द्वारा भी हमारे शिक्षा मंत्री जी, जिनके पास में वर्तमान में संस्कृत शिक्षा का भी प्रभार उन्हीं के पास में,
ऐसा कम अवसर है कि शायद घनश्याम जी तिवारी जी के बाद में वर्तमान में जो बीडी कल्ला जी है उनके पास में दोनों विभाग हैं, शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा। पहले संस्कृत शिक्षा विभाग के अलग मंत्री हुआ करते थे, हमारी पीड़ा वो समझते थे, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी पीड़ा को वर्तमान शिक्षा मंत्री जी 5 सितंबर तक शायद हो सकता है कि भाई संस्कृत शिक्षकों का एक संगठन उनसे मिलेगा तो उनसे भी अपनी पीड़ा व्यक्त करेगा। तो इस मामले में इस बारे में उनके द्वारा विचार किया जाएगा। हम ये चाहते हैं सरकार से हमारे संस्कृत शिक्षकों का भी इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में स्थान मिले, ये मेरी सरकार से अपेक्षा है। सर, आप पुरस्कृत शिक्षक फोरम के महासचिव हैं, तो क्या इस दिशा में आपकी तरफ से या फोरम की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा सकता कि हम अपनी तरफ से कोई प्रयास करें कि संस्कृत शिक्षा को भी के टीचर्स को इसमें शामिल किया जाए? फोरम की तरफ से जो आपने पूछा वो निश्चित रूप से इसके प्रयास से बात भी की है, क्योंकि जो एक पहले का जो एक गाइडलाइन थी शिक्षक सम्मान के लिए, जो एक दिशा निर्देश और जो नियम थे, उनमें 2019 से बिल्कुल परिवर्तन अलग कर दिए गए। वैसे देखा जाए तो ये शिक्षक सम्मान जो जिले का जो टॉपर होता है, जिले का टॉपर, उसको राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया जाता है। तो वो जिले का टॉपर और राज्य के उस परिप्रेक्ष्य में वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये योजना बनाई। लेकिन इसमें बड़ा एक टेक्निकली बहुत मिस्टेक ये हो गई कि जहां मेरिट बनती है ओवरऑल पूरे राजस्थान की, तो एक उदाहरण के लिए जयपुर जिले के जो राज्य स्तर पर सम्मानित होते हैं उनकी शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ तक कि 12 हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, ये जो छोटे जिले हैं उनमें संख्या कम है शिक्षकों की, और वहाँ के जो इतनी कम संख्या में उनको भी वही 3 शिक्षक राज्य स्तर के शिक्षक सम्मान मिलते हैं, और जहाँ पर लगभग 5-6 गुना ज़्यादा संख्या है शिक्षकों की, कार्यरत शिक्षकों की विद्यालय में, उनको भी वही 3 राज्य स्तर के शिक्षक सम्मान मिलते हैं। तो इस तरह की ये जो विसंगति है ये दूर होनी चाहिए, इसकी बात भी रखी गई है। सर, मैं आपसे, आप भी फोरम से जुड़े हुए, तो आपका जो फोरम से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से सर काम कर रहे हैं, फोरम काम कर रहा है पुरस्कृत शिक्षकों के लिए, तो किस तरह से आपका जुड़ाव इस संस्था से किस तरह से हुआ? फोरम से जुड़ाव मेरा आदरणीय रामेश्वर जी भाई साहब की तरफ से ही हुआ है। आपसे बहुत पहले से संपर्क था, जब मेरे को पुरस्कार नहीं मिला था। आप क्षेत्र में आते थे, विज्ञान प्रदर्शनी भी चलाते थे, और जब मेरे को पुरस्कार मिला तो आपने सबसे पहले वरद हस्त जिसको कहते हैं वो हमारे ऊपर रखा। तब से ही मेरा जुड़ाव पुरस्कृत शिक्षक फोरम की तरफ से है, और आज मैं कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में काम भी कर रहा हूँ। और मेरी दूसरी एक बात और थी जो अभी बात आई थी, करूँ, जो तालेबंदी वाली बात आई थी, मेरे विचार से सरकार को हर 2 साल में एक समानीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जहां 100 बच्चे हैं विद्यालय में 13-14 का स्टाफ है, जहां 300 बच्चे हैं वहां पर 6 का स्टाफ है। जो तालेबंदी होती है उसका एक कारण ये भी बन जाता है, तो सरकार को मेरे विचार से हर 2 साल में एक समानीकरण, 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर या 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर, इस प्रकार का समानीकरण करना चाहिए। इससे तालाबंदी में भी कमी आएगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार आएगा, परिणाम भी निश्चित रूप से उसके अच्छे मिलेंगे। सर, आखिरी बार समानीकरण कब किया गया था? आपको कुछ अगर समानीकरण के बारे में बताना चाहें? आखिरी बार समानीकरण 6 वर्ष पूर्व किया गया था। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो समस्या है वो अभी तक बनी हुई है। बिल्कुल समानीकरण की समस्या बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समस्या बनी हुई है। कहीं पर अधिक अध्यापक हैं, कहीं पर बिल्कुल शून्य बराबर अध्यापक हैं, और इस समस्या का जब तक निराकरण नहीं होगा हमारे परिणाम जो हैं सही नहीं आएंगे। कई विद्यालयों में तो 1-1, 2-2 अध्यापक ही हैं और विद्यार्थी पर्याप्त हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जैसे जयपुर के अधिकांश स्कूलों में 25-25 का स्टाफ है, बच्चे नहीं है। तो जब तक इनका समानीकरण नहीं करेंगे, इनको डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक नहीं बैठ पाएगी विद्यालय। एक और मैं कारण बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की कमी जो विद्यालय में होती है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रतिनियुक्तियां शिक्षकों की विभाग में, कार्यालयों में और अन्य विभाग हैं जो दूसरे विभाग हैं
प्रशासनिक कलेक्ट्रेट कह दीजिए या अन्य जो जिला परिषद हैं, इस तरह के चिकित्सा, यहाँ तक कि चिकित्सा विभाग और वो अलग है, वहाँ पर भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियाँ हो जाती हैं। और वो जो सब्जेक्ट टीचर हैं और वो सब्जेक्ट टीचर जिनको विद्यालय में शिक्षण करना चाहिए, वो उस शिक्षण के नहीं होने से वहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी होनी चाहिए और वो दूसरे विभाग में, दूसरे कार्यालयों में कार्य करते हैं, ये एक बड़ा कारण है। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर इसका भी समाधान, शिक्षकों की कमी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में एक कमी का एक बड़ा कारण ये भी बनता है कि वो मूल अपने विद्यालय में जो उनका शिक्षण होना चाहिए वो वहाँ नहीं हो पाता है। सर, लगातार पिछले दिनों पीके गोयल जी ने आदेश भी निकाले थे कार्मिकों और शिक्षकों दोनों के लिए कि लंबे समय से जो डेपुटेशन पे लगे हुए हैं, चाहे वो शिक्षा संकुल में लगे हुए या निदेशालय में या कहीं और, उनको वापस मूल स्थान में भेजा जाए। कुछ हो नहीं पाया अभी तक। रीजन क्या, पॉलिटिकल अप्रोच उनकी इतनी है कि वो उनको वापस नहीं भेजा जा रहा है? कई बार होता है कि जिस कर्मचारी को डेपुटेशन पे लगाया जाता है उसका कार्य संतोषप्रद अगर उस विभाग में अगर होता है, उस स्थान पर अगर होता है, तो अधिकारी भी उसको छोड़ना नहीं चाहता। नंबर 2 क्या है कि एक लिमिट होनी चाहिए कि 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए या 6 महीने के लिए अगर व्यक्ति को डेपुटेशन पे भेजा जाए तो स्वतः जो है अपने विभाग में लौट करके अपने पद पर आ जाए, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये ऐसा निर्धारण न होने के अभाव में ही ऐसा होता है कि वो लंबे समय तक जो है सतत रूप से उस डेपुटेशन पर चलता रहता है और उसका जो पद रहता है वहाँ पर रिक्त रहता है और उसका कार्य जो है प्रभावित होता रहता है। सर, आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे थे? ये समानीकरण के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो ऑफलाइन रिकॉर्ड हुआ करता था, तो ये दफ्तरों में हमारी फाइलें होती थी, वहीं रिकॉर्ड होता था कौन शिक्षक कहाँ लगा हुआ है। आजकल सरकार के द्वारा जो शाला दर्पण जो चालू किया गया है, तो आराम से पता लगता है सरकार को कौन से विद्यालय में कितने तो अध्यापक हैं, कितने वहाँ पर छात्र हैं। तो उस शाला दर्पण की सहायता से सरकार यदि चाहे तो समानीकरण को सरलीकरण किया जा सकता है। और एक अनुपात के हिसाब से, जैसा कि हमारे सतीश जी भाई ने बताया कि 2 साल में या 3 साल तक इसका समानीकरण का काम सरकार को हर 3 साल से इसको सरलीकरण इसको करना चाहिए और इसको समानीकरण को लागू करना चाहिए। सर, बहुत सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली। शिक्षा नीति को लेकर अभी तक हमारी कोई, मुझे लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। नई शिक्षा नीति की बात सरकार कर रही है, इम्प्लीमेंट किस तरह से हो पाएगी, क्योंकि कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा सरकार की तरफ से ये स्कूलों में। शिक्षा नीति वास्तव में 1986 में बनी थी और 1986 के बाद में 2021 यानी काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में नई शिक्षा नीति बनी है। ये अगर देखा जाए, एक उसका पूरा अध्ययन किया जाए, एक उसके पूरी गाइडलाइन और जो दिशा निर्देश हैं शिक्षा नीति के, वो बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक हैं। सबसे बड़ी तो आज का जो समय है उसके अनुकूल है, लेकिन व्यवहारिक में अभी विद्यालयों में जो इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो अभी दिख नहीं रही है। इसमें कौशल शिक्षा का बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि रोजगार मुख्य जो एक शुरू से ही अगर बच्चे को स्कूल विद्यालय से ही उसको मिल जाए कौशल शिक्षा के नाम से, और वो 11वीं 12वीं की जो एक अप्रेंटिस जिसे कहते हैं, वो इस तरह की, चाहे वो इंजीनियरिंग साइड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक साइड हो, चाहे कंप्यूटर डिजिटल साइड में हो, चाहे अन्य जो है इस तरह के जो कार्य हैं वर्कशॉप के, वो उसी से ये इसमें नई बात है और इसमें काफ़ी जोर दिया गया है। लेकिन ऐसा विद्यालयों में अभी प्रैक्टिकली इस तरह का जो है अभी सब्जेक्ट का जो एक होना चाहिए, उसके टीचर होने चाहिए, इसके लिए वर्कशॉप होनी चाहिए, वो उनका अभाव है। लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार ने योजना बनाई है, हालांकि उसकी क्रियान्विति जिस धरातल पे पहले भी ये स्थितियां बनी हुई थी आज भी है, क्योंकि योजना तो आसान है बनाना, बहुत लंबी चौड़ी बनाई जा सकती है और बनानी भी चाहिए, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा है, उसके जो व्यवस्थाएं हैं,
वो भी उतनी ही जरूरी है जब तक ढांचा, व्यवस्था और उससे संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति नहीं होती है तो वो योजना जितनी अपेक्षा के साथ बनाई जाती है बहुत महत्वपूर्ण। इसमें काफी लंबा कार्य हुआ था, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। 2000 लगभग 16-17 से ये चालू हुआ था कार्य, शिक्षा नीति। सभी से राय भी ली गई थी, अलग अलग ब्लॉक्स में, जिलों में और राज्य स्तर पर कमेटियां बनी थी, उनके सुझाव लिए गए थे और कई तरह के प्रश्नावली बनी थी। ये सारी इतनी मेहनत करने के बाद में ये इसका एक सार गर्भित ये योजना बनाई, सारे राय लेकर के पूरे देश के कोशिश की गई थी कि जो भी इस जागरूक हैं वो इसमें अपना सहभागिता निभाए योजना बनाने में, स्थानांतरण नीति बनाने में। और उतनी मेहनत के बाद में बनी वो उस जमीनी जो है नहीं उतर रही है, तो ये एक चिंता की बात है। इसके लिए सरकार को और विभाग को इसमें जो है आगे कदम उठाने चाहिए। सर, बातें बहुत सारी मुझे करनी थी, लेकिन चूंकि समय का तकाजा है, मेरे दो बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगी। एक तो मैं पुरस्कृत शिक्षक फोरम के बारे में जानना चाहती हूँ कि फोरम कब से काम कर रहा है और किस तरह से काम आप लोग कर रहे हैं। देखिए, जो इसका नाम है पुरस्कृत शिक्षक फोरम, फोरम जो है वो एक अपने आप में अलग है। ये जैसे संघ होते हैं, शिक्षक संघ जो है, उनसे बिल्कुल अलग ये मंच है, क्योंकि हम सम्मानित शिक्षक हैं और एक सम्मानित शिक्षक होने के नाते एक हमारा एक विशेष एक हमारी सोच भी बन जाती है सम्मान प्राप्ति के बाद में कि हम सामान्य शिक्षक से ऊपर रहते हैं। हमारे में एक सृजनात्मक, एक सकारात्मक और एक ये भी एक मन में एक होती है कि हम सम्मानित शिक्षक हैं। कोई हमें ये नहीं कह दे कि ये सम्मानित शिक्षक हैं और इस तरह के ये कृत्य कह दीजिए काम करते हैं। तो इसलिए उस अपने सम्मान की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारा ये मंच है और इसमें 1995 जो बड़ा लंबा काल है, करीब 27 साल इसको गठित हो गए और ये छोटे रूप में किया गया था पहले। और इसमें के शुरू प्रारंभिक अध्यक्ष श्री आर हर्ष थे और इसके संरक्षक, संस्थापक संरक्षक शिक्षाविद श्री तेजकंठ जी डंडिया थे, जो बड़े एक अपने आप में वो भी एक बड़े शिक्षाविद और एक आदर्श राज्य के, जिसे कहा जाए कि डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो इस तरह के जो है इसमें रहे हैं और उन्हीं के जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शिक्षक दिवस आता है उस दिन हमें जो नए सम्मानित शिक्षक होते हैं जिनको पुरस्कार मिलता है उनका हम अभिनंदन करते हैं। ये एक हमारी परंपरा है। ये हमारा जो 5 सितंबर का जो है हमारा 27वां अभिनंदन सम्मान समारोह होगा। इसके अलावा हमें 10वीं बोर्ड परीक्षा जो बच्चे होते हैं उनको एक उनका रिजल्ट, परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए हमें सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा तैयारी टिप्स पुस्तिका गाइडलाइन के रूप में हम ऐसो प्रकाशित करते हैं। उसमें भी जो पुरस्कृत शिक्षक हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनका हम उसमें योगदान देते हैं और उसको हम वर्कशॉप भी लगाते हैं इस तरह से। इसके अलावा जो उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले जो शिक्षक हैं राज्य में, उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारा मुख्य यही इसमें फोरम के बैनर से यही है कि नामांकन का अभी हमने 19 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम किया था और उसमें हमने जो है बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको स्टेशनरी बांटी थी। इस तरह की योजना उसमें शिक्षा मंत्री जी भी आए थे। अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक का बड़ा जो चल रहा था उसका एक बड़ा बना हुआ था, इसको भी मैसेज देने के लिए हमने जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है वो नहीं किया जाए, इसके लिए हमने जो है बैग्स भी वितरित किए थे। इस तरह के हमारे सकारात्मक योजनाएं कार्य चलते हैं, क्योंकि ये हम इस जो हमारी एक मंशा है और उसके चलते जो एक
हम सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो विशिष्ट पहचान है, जो हमारी सम्मान की गरिमा है, उसको बढ़ाए रखने के लिए जो घोषणाएं की जाती हैं सरकार की तरफ से और उन घोषणाओं की पालना नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हतोत्साहित बड़े उत्साह तो होते हैं जब घोषणा की जाती है कि हमें अब ये सुविधा, ये लाभ मिलेगा, और वो सुविधा और लाभ जब नहीं मिलता है तो हमें निराशा भी आती है। तो सरकार से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि अन्य राज्यों में बहुत सारी सुविधाएं और लाभ दिए जा रहे हैं। अधिकांश राज्यों में देश के जो पुरस्कृत शिक्षक होते हैं, चाहे राष्ट्रीय, राज्य, उनको पदोन्नति और वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है, साथ में सेवा वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम यही अपेक्षा रख रहे हैं अब कि जो हमारी राज्य सरकार भी ये जो अन्य राज्यों के बराबर हमें भी एक समकक्ष होने का अवसर मिले, और इस तरह के जो हम और अधिक उत्साह से कार्य करेंगे। और हमारा यही है कि हम रचनात्मक अच्छे कार्य करें विद्यालयों में, बच्चों के लिए, समाज में। ये हमारी फोरम की मुख्य धारणा और उद्देश्य है। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष हम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के कार्यों, व्यवहार, आचरण और उनका जो त्याग और समर्पण देश के लिए रहा है, उनको हम याद करते हैं। मेरा एक संदेश है कि काम वो करें कि पहचान बन जाए, और कदम वो चलें कि निशान बन जाए, साथ वो चलें कि कारवां बन जाए। जिंदगी सभी जीते हैं, पर जिंदगी वो जिए कि जिंदगी एक मिसाल बन जाए। मेरा एक ये भाव है, ये सभी शिक्षक जो प्रेमी हैं, जो शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, विभाग के प्रति और सरकार के प्रति पूर्ण रूप से अपनी निष्ठा से कार्य करते हैं, उनको मैं नमन करता हूं। मैं तो शिक्षक दिवस पर यही कहूँगा कि प्रत्येक शिक्षक को मनोयोग से अपनी कार्यशैली से बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए, रिजल्ट बनाना चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए, व्यक्तियों से जुड़ना चाहिए, बच्चे से पारिवारिक संबंध बनाने चाहिए, ताकि घर तक अपनी पहुंच रहेगी। उस बच्चे की सारी एक्टिविटीज हमको पता रहेगी, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और जब तक हम परिवार की तरह बच्चे से नहीं जुड़ेंगे, तब तक बच्चे की उन्नति नहीं हो पाएगी। यही है कि अध्यापकों को मैं भी नमन कर रहा हूँ सबको। शिक्षक दिवस पे सभी अध्यापकों को सादर प्रणाम। और शिक्षकों का दायित्व शिक्षक दिवस पर अधिक बनता है। कोशिश करें, अच्छा करें। सर, शिक्षक दिवस पे जो भी मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहें अपनी तरफ से। शिक्षक दिवस के ऊपर 5 सितंबर 2022 को मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि जो भी शिक्षक हैं, जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी जो दी गई है शिक्षा से संबंधित, उसको वो बखूबी निभाए, और ऐसे नवाचार भी वो समय समय पर करते रहें, जिससे अन्य शिक्षकों को भी शिक्षक दिवस के ऊपर संबंधित शिक्षकों से उनको प्रेरणा मिलेगी। यह मेरा शिक्षक दिवस के ऊपर मेरा संदेश है। शिक्षक का अर्थ होता है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना। शिक्षक वो है जो कुम्हार का मिट्टी का संबंध होता है, वो शिष्य और गुरु का संबंध होता है। जो हमारे में बुराइयां हैं, जैसा अभी कुछ देर पहले बताया था कि कुछ कारण है जिससे हम शिक्षक बदनाम हो रहे हैं। इस शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2022 को मैं सभी शिक्षकों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, उन सब बुराइयों को त्याग करके हम भटक गए हैं, उस अंधेरे से निकल करके उजाले की तरफ जाएं। सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस यादगार दिवस है, और इसको हम तभी साकार इसका मनाने का या इसके आयोजन का, कार्यक्रम का तभी है कि हम इस पर अपने आप को शिक्षक होने के नाते अपने आप को हमेशा टटोलें, अपने कमियों को देखें, और उन कमियों को दूर करने के लिए, चाहे वो आदत में हो, स्वभाव में हो, जिस तरह की भी जो कि हमारे बच्चों के शिक्षण में प्रतिकूल असर डालती हैं, उनको हम सो दूर करें, यही संदेश है। थैंक यू सो मच। आप सभी पत्रिका स्टूडियो आए, इतना समय आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये सभी वही सम्मानित शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी जो टीचिंग का, जो इनका शिक्षण का कार्य था, उसे सिर्फ नौकरी नहीं समझा, बल्कि पूरा दिल लगाकर, पूरे मन से उन्होंने जो काम किया, उसी की वजह से
इन्हें समाज में अपनी एक अलग पहचान मिली है। तो बाकी शिक्षकों से भी हमारा यही अनुरोध रहेगा कि वो भी इसी तरह से काम करें, अपनी नौकरी को सिर्फ नौकरी ना समझे, और टीचर्स के और जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनसे भी हमारी विनम्र जो अनुरोध है वो यही है कि अपने शिक्षक का एक सम्मान जरूर करें। फिलहाल शिक्षक दिवस के अवसर पर इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ना कलम को आया मेरे किसी के आगे झुकना, बुलंद मेरी आवाज है नहीं आया इसको रुकना। राजनीति की गहराइयों से खेल का उफान हूँ, मनोरंजन की दौड़ में कारोबार की रफ्तार हूँ। आईना दिखाने का साहस मुझ में है, देश को जोड़ने की